साल था 2018। पूरी दुनिया की नज़र एक हाई प्रोफाइल शादी के ऊपर थी और देश का सबसे अमीर परिवार एक जानेमाने बिजनेस ग्रुप के साथ रिश्ते में बजने वाला था। वह ग्रुप था पीरामल ग्रुप। आज से लगभग 100 साल पहले जब राजस्थान का एक शख्स जेब में 50 रखकर मुंबई आया तो उसने सोचा भी नहीं होगा कि वह 10 बिलियन डॉलर्स के एक विशाल बिजनेस एम्पायर की नींव रखने वाला है। लेकिन कॉटन की ट्रेडिंग से शुरुआत करके आज वह क्या बिजनेस करते हैं आपको पता है? आईपी, सेडोन, लेक्टो, कैलामाइन, टेटमोसोल, यह सब पीरामल के प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन मुंबई, ठाणे और कुर्ला में बने यह शानदार बिल्डिंग्स भी तो पीरामल नहीं बनाए हैं। और अगर इन बिल्डिंग्स में आप भी अपना घर बसाना चाहते हैं तो पैसे की टेंशन भी पीरामल ग्रुप का एनबीएफसी डिवीजन संभाल लेगा। पीरामल के विजन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और उनके डिसीजंस की टाइमिंग ने हमेशा मार्केट को शॉक किया है। जिस फॉर्मुलेशन के यूनिट को साल 2012 में पीरामल ने उस समय सेल किया जब वह अपने सक्सेस के पीक पर था, लेकिन एवर्ट से उसकी कीमत वसूले कंपनी के वैल्यूएशन से 9 टाइम्स ज्यादा। इस ग्रुप की कहानी बहुत ही दिलचस्प है दोस्तों, लेकिन ज्यादातर लोग उनके बिजनेस एम्पायर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम पीरामल ग्रुप की शुरुआत से लेकर फार्मा, रियल एस्टेट और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट का एक स्ट्रांग प्लेयर बनने की पूरी जर्नी को डिटेल में जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आजादी से पहले साल 1920 में, जब राजस्थान के बगड़ से सेठ पीरामल चतुर्भुज मखारिया जेब में सिर्फ 50 रखकर मुंबई में कदम रखते हैं, क्योंकि मुंबई शहर एक इंडस्ट्रियल हब में तब्दील हो रहा था और ज्यादातर मारवाड़ी ट्रेडिंग के बिजनेस के लिए मुंबई माइग्रेट करने लगे थे। ना जेब में पैसे थे और ना ही मुंबई में किसी से जान पहचान, लेकिन एक मारवाड़ी दिमाग और धंधे की अच्छी समझ ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। वे लोकल मारवाड़ी कम्युनिटी से दोस्ती करने लगे और बहुत ही छोटे लेवल पर कॉटन ट्रेडिंग का ना शुरू किए। वह हर ट्रेड में थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लिया करते थे, जिससे उनकी पूंजी में इजाफा होता चला गया और कुछ ही सालों में वह मुंबई के एक जाने-माने ट्रेडर बन गए। लेकिन जहां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कॉटन और टेक्सटाइल मार्केट में काफी उतार चढ़ाव था, वहीं अंग्रेजों के खिलाफ फ्रीडम मूवमेंट से भी उनके बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। लेकिन बावजूद उसके सेठ पीरामल डटे रहे और कॉटन के अलावा सिल्क, सिल्वर और अफीम की ट्रेडिंग में भी हाथ आजमाने लगे। बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा और बताया जाता है कि साल 1928 के आसपास सेठ पीरामल ने बगड़ में एक आलीशान हवेली बनवाया था, जो आज भी एक होटल के रूप में मौजूद है। 1935 आते आते पीरामल सेठ कुछ बड़ा करने की सोचने लगे और उसी समय उनकी नजर पड़ी मोरारजी गोकुल दास मिल्स पर, जो इंडिया की कुछ शुरुआती लिस्टेड कॉटन मिल्स में से एक थी। लेकिन लेबर स्ट्राइक और कंपटीशन की वजह से मुश्किल दौर से गुजर रही थी। पीरामल साहब ने उस मिल को खरीद लिया और सही मायने में यहीं से पीरामल ग्रुप के विशाल बिजनेस एम्पायर की शुरुआत हुई और अगले कई दशक तक वह टेक्सटाइल के कारोबार में ही आगे बढ़ते रहे। फिर साल आया 1958, जब सेठ पीरामल की डेथ के बाद उनके बेटे गोपी किशन मखारिया ने अपने पिता की लक्ष्य को आगे बढ़ाया। लेकिन टेक्सटाइल के इस बिजनेस में उनके सामने चैलेंज कम नहीं थे, क्योंकि मोरारजी मिल्स का कंपटीशन किसी छोटे मोटे प्लेयर से नहीं बल्कि जमशेदजी टाटा के स्वदेशी मिल, बिरला जूट मिल और वाडिया ग्रुप के बम्बे डाइंग जैसे बड़े दिग्गजों के साथ था। और उन्हीं से निपटने के लिए गोपी किशन जी 1 करोड़ की लागत से एक मॉडर्न स्पिनिंग मिल की शुरुआत की है। साथ ही मोरारजी मिल्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उसमें भी हैवली इन्वेस्ट किया गया और एक नए कॉटन मिल को भी एक्वायर किया गया, ताकि मार्केट के डिमांड को पूरा किया जा सके। इस तरह अगर देखा जाए तो 70 के दशक तक पीरामल ग्रुप का पूरा बिजनेस टेक्सटाइल तक ही सीमित था और साल 1970 में ही गोपी किशन मखारिया ने अपने पिता सेठ पीरामल चतुर्भुज
मखारिया के रिस्पेक्ट में अपना नाम गोपी किशन पिरामल रख लिया, जिसके बाद से ही उनके परिवार का सरनेम पिरामल हो गया। गोपी किशन जी के 3 बेटे थे, अशोक पिरामल, दिलीप पिरामल और अजय पिरामल, जो धीरे धीरे अपने पिता के बिजनेस में हाथ पटाने लगे थे। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बढ़ते चैलेंज को देखकर सबको यह एहसास हो गया था कि सिर्फ टेक्सटाइल के भरोसे आगे बढ़ पाना अब बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आए दिन लेबर स्ट्राइक और टेक्नोलॉजी में बदलाव की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोलैप्स होने की कगार पर पहुंच गई थी। फिर सबने मिलकर फैसला किया कि बिजनेस को और भी सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करना जरूरी है, और इसी प्लान के तहत साल 1971 में दिलीप पिरामल ने वीआईपी इंडस्ट्रीज की शुरुआत की, जो आज इंडिया की सबसे बड़ी लगेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और साल 1978 में बड़े भाई अशोक पिरामल ने मिरांडा टूल्स को एक्वायर कर लिया, जो एक हाई स्पीड स्टील टूल्स बनाने की कंपनी थी। जैसा कि आपको पता ही होगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में केमिकल्स का खूब इस्तेमाल होता है, इसलिए गोपी किशन जी को भी केमिकल्स का कुछ आइडिया था और उसी से उनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना केमिकल्स एंड फार्मा सेक्टर में कुछ ट्राई किया जाए। वह काम पर लग गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साल 1979 में अपने इस ड्रीम को अधूरा छोड़कर वह चले गए। और दोस्तों, सही मायने में पिरामल की कहानी अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि तीनों बेटे पूरी तरह से आजाद थे अपने हिसाब से फैसला लेने के लिए। और उसका असर कुछ ही दिनों में सामने आया, जब दिलीप पिरामल ने अपने वीआईपी इंडस्ट्रीज के साथ खुद को फैमिली बिजनेस से अलग कर लिया, क्योंकि उन्हें टेक्सटाइल में अब कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। काम का पूरा बोझ बड़े भाई अशोक के कंधों पर आ गया। हालांकि उनके छोटे भाई अजय उन्हें टेक्सटाइल बिजनेस में सपोर्ट करने लगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें अजय पिरामल के बारे में डिटेल में जानना जरूरी है, क्योंकि वही इस कहानी के मुख्य किरदार हैं। 3 अगस्त 1955 को पैदा हुए अजय पिरामल की उम्र इस फैमिली डिवीजन के वक्त सिर्फ 24 ईयर्स थी, और 2 साल पहले ही वह जमुनालाल बजाज से अपना एमबीए कंप्लीट करके वापस आए थे। पिता की मौत और भाई से अलग होने का दुख जैसे ही थोड़ा कम होना शुरू हुआ, एक और घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। उनके बड़े भाई अशोक पिरामल की भी कैंसर की वजह से डेथ हो गई, और अब मोरारजी मिल्स, मिरांडा टूल्स और भाई के 3 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी अजय पिरामल के कंधों पर आ गई। वह दिन रात काम करते रहे ताकि कंपनी को डूबने से बचाया जा सके, लेकिन उस वक्त एक लेबर लीडर दत्ता सामंत ने मुंबई के 50 से भी अधिक टेक्सटाइल मिल्स के लेबर को इकट्ठा करके स्ट्राइक कर दिया, जिससे मोरारजी मिल्स पर भी ताला लग गया। अब ना तो परिवार था और ना ही बिजनेस, सिर्फ एक चीज थी, हिम्मत। अजय ने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेंगे और अपने पिता के फार्मा बिजनेस के अधूरे सपने को इतनी रफ्तार से पूरा करेंगे कि दुनिया हैरान हो जाएगी। फिर साल आया 1984 और एक स्ट्रेटजी के तहत अजय रामल ने गुजरात ग्लास लिमिटेड को एक्वायर कर लिया, जो फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए ग्लास पैकेजिंग मैन्युफैक्चर करता था। और इसके बाद साल 1988 में निकोलस लैब का एक्विजिशन किया, जिसे 1940 में एक ब्रिटिश बिजनेसमैन ने इंडिया में शुरू किया था, और इस निकोलस लैब के साथ ही गुजरात ग्लास को मर्ज कर दिया गया। फिर मध्य प्रदेश के पीथमपुर में साल 1991 में पहला और 1992 में दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगा दिया गया। और तो पिरामल ग्रुप ने जैसे हेल्थ केयर, फार्मा से लेकर रियल एस्टेट और फाइनेंस जैसे कई सेक्टर्स में स्कर अपना नाम बना लिया, उसी तरह हर किसी को अपना इनकम भी डाइवर्सिटी ग्रो होता है। जी हाँ, इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कॉइन स्विच ऐप को डाउनलोड करिए। यहाँ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के फीचर में आपको बस पैसे डालने हैं और एक्सपर्ट्स आपके लिए ट्रेड करेंगे, जिससे आपका टाइम भी बचता है और आप सोते सोते प्रॉफिट कमाते हैं। यहाँ आपको डिफरेंट ट्रेडर्स के हिस्टोरिकल प्रॉफिट्स का डाटा मिलता है और आप अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बेस्ट ट्रेडर को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। साथ ही प्रॉफिट शेयरिंग का कमीशन परसेंटेज भी खुद डिसाइड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज यह है,
अब फार्मा इंडस्ट्री का बेस तो तैयार हो गया था, जरूरत थी इसे लार्ज स्केल पर लाने की, इसलिए सिलसिला शुरू हुआ एक्विजिशंस एंड कोलैबोरेशन का। बात अगर एक्विजिशन की करें तो साल 1995 में हैदराबाद की सुमित्रा फार्मा, 96 में बेरिंगर मैनहाइम की इंडियन यूनिट, 99 में श्रीलंका की सीलोन और फ्रेंच कंपनी रॉन पुलंग, साल 2002 में आईसीआई फार्मा, 2003 में सारा भाई पिरामल और ग्लोबल बल्क ड्रग्स, 2005 में अवेसिया फार्मा और अमेरिका की एक ग्लास ग्रुप, फिर साल 2008 में खंडेलवाल लैब, 2009 और 10 में यूएस की आरएक्स एलीट इंक, मिनार्ड इंटरनेशनल, कनाडा की बायोसिंटेक और सिप्ला का एक पॉपुलर प्रोडक्ट आईपल। यह लिस्ट बड़ी लंबी है दोस्तों, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद अजय पिरामल को लोग मर्जर किंग कहकर बुलाने लगे, लेकिन उसी बीच साल 2005 में अजय पिरामल के एम्पायर में उनके इकलौते बेटे आनंद पिरामल की एंट्री हो चुकी थी, जो अभी तक अपने नॉन प्रॉफिट स्टार्टअप पिरामल ई स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे थे। वह पिरामल लाइफ साइंस लिमिटेड के डायरेक्टर बनाए गए, जो एनपीआईएल के अंडर ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट का एक डिवीजन था। फिर साल आया 2008 जब एनपीआईएल का नाम पिरामल हेल्थ केयर लिमिटेड कर दिया गया और 2010 तक यह कंपनी क्रिटिकल के एनेस्थीसिया और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च के साथ भारत की टॉप फार्मा कंपनीज में से एक बन गई। अजय पिरामल ने अपने बिजनेस को एक ऊंचाई पर तो ला दिया था, लेकिन उनके बेटे आनंद पिरामल में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से कॉमर्स ग्रेजुएट थे और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए की पढ़ाई कर चुके थे। वह चाहते ज्यादा थी, इसी पैसे का इस्तेमाल करते हुए आनंद पिरामल रियल स्टेट में एंटर हुए और पिरामल रियलिटी की शुरुआत किए। और आज पिरामल आर्या, पिरामल महालक्ष्मी और पिरामल वैकुंठ जैसे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स ने उन्हें मुंबई और आसपास के एरिया में एक रेपुटेड डेवलपर की तरह एस्टेब्लिश किया है। अजय पिरामल का दूसरा मास्टर स्ट्रोक था टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री लेना। दरअसल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के बाद बचे हुए पैसों को उन्होंने इंडिया में तेजी से बढ़ रहे टेलीकॉम इंडस्ट्री में लगाने का फैसला किया और 1.2